दोस्तों दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो ख़तरनाक हैं। तूफ़ान आते हैं, समंदर छेड़ते हैं, दरख्त गिरते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कि सिर्फ़ ख़तरनाक नहीं है, जहाँ वक़्त खुद मुड़ जाता है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ समंदर का एक छोटा-सा इलाका जिसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। आपने कहीं न कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं, वो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ 1000 से ज़्यादा लोग, 75 से ज़्यादा प्लेन्स और 100 से ज़्यादा शिप्स आज तक गई हैं, लेकिन इनमें से कभी भी एक भी वापस लौट कर नहीं आया। आखिर ये सब कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? यहाँ कहानी सिर्फ़ खो जाने की नहीं है, यहाँ कहानी है वक़्त में पीछे आने की। 14 एक्सपीरियंस्ड अमेरिकन नेवी पायलट्स तो एक रूटीन मिशन पर फ्लाइट 19 में निकलती हैं। 2 घंटे का ये सफ़र था, शाम तक वापस लौट कर आना था। लेकिन कुछ घंटे बाद ही स्क्वाड्रन के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का एक रेडियो मैसेज आता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए और डरे हुए थे। उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा, हम कहाँ हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नीचे सिर्फ पानी है, हमें दूर-दूर तक यहाँ ज़मीन नज़र नहीं आ रही, हम कहाँ हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इतना कहना था कि खामोशी छा जाती है और उसके बाद उनसे कोई कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं हो पाया। अमेरिकन नेवी ने उसी टाइम 2 रेस्क्यू प्लेन्स उनको ढूँढने के लिए भेजे, लेकिन वो प्लेन भी कभी वापस लौट कर आए ही नहीं। 200 से ज़्यादा सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, पूरा का पूरा समंदर छान मारा, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में गुजरते गए, लेकिन एक स्क्रू और एक भी वहाँ पर लाश नहीं मिली। आखिर इतने बड़े पाए, इतने बड़े प्लेन्स और बीच में इतने ज़्यादा पैसेंजर्स और वो सारे नेवी पायलट्स कहाँ गए? यहाँ सवाल सिर्फ उन ये नहीं है कि वो पायलट्स कहाँ गए, यहाँ सवाल ये है कि आखिर उनका कंपास काम क्यों नहीं कर रहा था और आखिर चार्ल्स टेलर ने खो जाने से पहले ऐसा क्या देखा जो वो इतने डरे और घबराए। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 1918 में। यूएसएस साइक्लोप्स उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कार्गो शिप्स 309 लोगों के साथ समंदर पर चल रहा था। बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, कोई खतरे वाली बात नहीं थी, कोई तूफान नहीं और कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, ना ही कोई आखिरी रेडियो मैसेज। वो जहाज सिंपली गायब हो गया, बिल्कुल भी बिना खबर किए उसी वक्त वो गायब हो गया, सारे सिग्नल कट गए। आज 100 साल गुजरने के बावजूद भी हमें इस बात का पता नहीं चल सका कि वो जहाज़ आखिर उसी वक्त अचानक से कहाँ गायब हो गया। आज 100 साल बाद भी पूरा समंदर छान मारने के बावजूद वहाँ पर एक क्रू मेंबर या एक भी पता तक नहीं मिला, एक लाश नहीं मिली। आखिर वो गया कहाँ? 309 लोगों के साथ वो इतना बड़ा अमेरिका का कार्गो शिप अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज़ होती है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। उस मेंबर यूएसएस साइक्लोप्स का कैप्टन जिसका नाम जॉर्ज फोर्ली था, वो अपने क्रू मेंबर से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर हम बरमूदा से गुजरे तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। आखिर वो ऐसा क्यों कहता था? क्या वो उसके बारे में कुछ जानता था या वो पहले वहाँ से होकर आ चुका था? इस कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों अब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जिसके बारे में नासा और साइंटिस्ट ने भी पब्लिकली बात की है, लेकिन मीडिया ने हमेशा इस बात को दबा दिया। ये बात है 1970 की। ब्रूस चर्नन अमेरिका के एक एक्सपीरियंस पायलट अपनी प्लेन के साथ बरमूदा की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने लगता है, वो उसको एक सामने क्लाउड स्पिनिंग एक टनल, एक तूफान सा नज़र आता है। जैसे ही वो उस तूफान की तरफ देखता है, वो मुड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, वो तूफान भी उसकी तरफ मुड़ता है और वो बहुत ही घुटन भरा फैसला लेता है। वो इस तूफ़ान के अंदर एंटर करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो इस तूफ़ान के अंदर एंटर करता है, उसके प्लेन के अंदर सब कुछ ग्रीन हो जाता है। उसके सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं, जीपीएस बहुत ही तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही वो कुछ वक्त इसी तरह गुजरता है और जैसे ही वो उस तूफ़ान के दूसरी तरफ निकलता है, तो वो क्या देखता है कि उसके सामने एक मियामी बीच है। जैसे ही वो पलक झपकाए अपने घड़ी की तरफ देखता है, तो उसको सिर्फ फ्लोरिडा से मियामी तक आने में सिर्फ और सिर्फ 47 मिनट ही लगे थे, जबकि उस वक्त किसी भी फ़्लाइट के लिए फ्लोरिडा से मियामी तक का सफ़र 75 मिनट का था और इससे कम वक्त में किसी भी फ़्लाइट ने इतना सफ़र तय नहीं किया था। तो आखिर वो 28 मिनट गए कहाँ? खैर, ब्रूस चर्नन आज भी ज़िंदा है और कई इंटरव्यूज़ में उसने ये बात की है कि उसको नहीं पता कि वो उस 28 मिनट में कहाँ था, लेकिन उसने कहा है कि मैं उस 28 मिनट में किसी और ही डायमेंशन में, किसी और ही वक्त में जा चुका था। वो 28 मिनट मेरी ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिसको मैंने आज से पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। खैर, नासा के साइंटिस्ट ने भी ये चीज़ कंफर्म की है कि जैसे ही हम बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं, बरमूडा के अंदर कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को काम करना बंद कर देती हैं। आपका जीपीएस, आपका मोबाइल कुछ भी वर्क नहीं करता। दोस्तों अब मैं आपको एक और डायमेंशन के अंदर लेकर चलता हूँ। 1968 ब्रह्मास के पास बरमूडा ट्रायंगल के अंदर डाइवर्स को एक सीधी लाइन मिलती है। ये लाइन ऐसे ट्रायंगल शेप में बनी हुई थी। इसी के मिलने के बाद इस बरमूडा को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जानने लगा। इस रोड को बाद में बिमिनी रोड के नाम से जाना गया।
लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये कुदरती पत्थर हैं और कुदरती शेप में ही बने हुए हैं। लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये इतनी परफेक्टली अलाइन है कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतने परफेक्ट कुदरत की वजह से बने हों। खैर, एक ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसफर जिनका नाम था प्लूटो 360 बीसी में लिखते हैं कि यहाँ पर एक आइलैंड था, जहाँ पर जब पानी नहीं था तो इस बरमूदा के ऊपर एक आइलैंड था जिसका नाम था अटलांटिस। लेकिन एक ही रात में सारा समंदर का तूफान आया और इस पूरे के पूरे आइलैंड को अपने साथ बहा कर ले गया। यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद सारे जानदार इंसान सब कुछ पानी के अंदर ही बह कर रह गए। बाद में यहाँ पानी बढ़ता गया और पूरा का पूरा आइलैंड पानी के अंदर कहीं छुप सा रह गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था, या फिर ये कोई ना कोई ऐसी पावर या कोई ऐसा पावर सोर्स उस आइलैंड पर मौजूद था, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उस आइलैंड पर आज भी मौजूद है, जो कि सारे प्लेन सारे शिप्स को अपने अंदर खींच रही है। दोस्तों, मैं आपको कोई फाइनल जवाब तो नहीं दूंगा, कोई फाइनल जवाब मेरे पास तो क्या किसी के पास भी नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठाऊंगा। आज भी मेरा मानना है कि वो 14 पायलट, वो कार्गो शिप्स और वो हज़ारों लोग जो कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कहीं न कहीं खो चुके हैं, क्या आज भी वो ज़िंदा हैं? क्या वो किसी और दुनिया में हैं? या वो कहीं अटलांटिस अटलांटिस आइलैंड के अंदर कहीं हैं? क्या बरमूदा ट्रायंगल हमें किसी दूसरी दुनिया के दरवाज़े के साथ जोड़ सकती है? क्या बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जाने वाले लोग किसी और डिमेंशन या किसी और वक़्त में चले जाते हैं? अगला सवाल उठाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कैसे बरमूदा ट्रायंगल के अंदर से एक पायलट वापस आया, वो भी 37 साल बाद। 37 साल वो कहाँ रहा, क्या हुआ उसके साथ और कैसे वो बरमूदा ट्रायंगल से निकल कर वापस दुनिया में आ सका, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।